हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरका गुप्ता, योर IP एडुकेटर फॉर क्लास 11th IP इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बुक कोड 065 का आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। यस स्टूडेंट्स, MCQ की सीरीज में हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की कंप्लीट MCQs। इवन हमने क्लास 11th IP का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, NCERT सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज, वन शॉट रिविजन्स विथ प्रैक्टिकल्स, सभी चीज अवेलेबल है द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर। आप एक्सेस कर सकते हो सारी वीडियो लेक्चर्स को YouTube प्लेलिस्ट के थ्रू भी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जानी है, या फिर magnetbrains.com वेबसाइट के थ्रू, या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। सो आज इस वीडियो में हम वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरी, ठीक है, वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरीज, जो कि पाइथन का एक टॉपिक है कि पाइथन में आप लिस्ट और डिक्शनरीज का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये भी डेटा टाइप्स हैं जिनको आप क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करते हो, ठीक है, कितने तरीके होते हैं, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट एंड डिक्शनरीज, हाउ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इज परफॉर्म इन दिस, राइट। सो ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं, देख चुके हैं इस पूरे चैप्टर में। अब आज की इस वीडियो में इस पर बेस्ड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से सही आंसर आपको सिलेक्ट करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जिनके आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर पर बेस्ड MCQs। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट कैन कंटेन वैल्यूज ऑफ दिस टाइप्स। लिस्ट किस टाइप की वैल्यू को कंटेन करता है? ऑप्शन ए इंटीजर्स, ऑप्शन बी फ्लोट्स, ऑप्शन सी लिस्ट, ऑप्शन डी टपल्स, या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सो अब यहाँ पे ध्यान से पहले समझ लो कि लिस्ट होता क्या है। लिस्ट एक डेटा टाइप होता है, ठीक है, पाइथन में जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट डेटा टाइप्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लिस्ट टाइप की भी वैल्यूज होती है। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल वेरिएबल में सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल, सपोज आपके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस के, और एक और सब्जेक्ट ले लें हम, संस्कृत सपोज, ठीक है। तो आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। अब इन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को आप स्टोर करवाना चाहते हो सिर्फ एक वेरिएबल में, ठीक है। सपोज लाइक मार्क्स इक्वल्स टू, आपने क्या किया, एक एरे, एक लिस्ट क्रिएट कर दी जिसमें आपने अपने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को असाइन करवा दिया। क्लियर? सो ये क्या क्रिएट हो गई, आपकी एक लिस्ट क्रिएट हो गई जिसमें आपने मल्टीपल वैल्यूज को एक सिमिलर डेटा टाइप के स्टोर करवाई है। सो ये लिस्ट हो जाती है। क्लियर? अब यहाँ पे यदि हम इसको देखें तो आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो 5 वेरिएबल्स में कि साइंस में आपने 80 स्टोर करवाया, ठीक है, M से आपने मैथ ले लिया, मैथ में आपने 90 स्टोर करवा लिया, E से आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, इंग्लिश। तो यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं मल्टीपल स्पेसेस मेमोरी में यूज हो रही है, कंज्यूम हो रही है इन वैल्यूज के लिए, राइट। सो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें इन सारी वैल्यूज को आप एक ही वेरिएबल में क्रिएट कर सकते हो, और इसके लिए कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, एक ही प्लेस पे सारी वैल्यूज आपको मिल जाती है। ओके, सो लिस्ट कैन कंटेन वैल्यूज ऑफ दिस टाइप। अब लिस्ट में किस टाइप की वैल्यूज आप रख सकते हो? इंटीजर टाइप की रख सकते हो, इंटीजर का एग्जांपल अभी हमने देख लिया, यस, इंटीजर टाइप की वैल्यूज हम रख सकते हैं। फ्लोट टाइप वैल्यूज आप रख सकते हो, यस, फ्लोट मतलब डेसिमल टाइप। देखो, लिस्ट में आप इंटीजर टाइप वैल्यूज रख सकते हो, ओके, कुछ इस तरीके से। आप फ्लोट टाइप वैल्यूज रख सकते हो, क्या? फ्लोट मतलब डेसिमल टाइप, यस, फ्लोट टाइप की वैल्यू को भी ये सपोर्ट करता है, ठीक। आप लिस्ट में फर्दर लिस्ट को स्टोर करवा सकते हो, जिसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। यस, दिस इज अगेन पॉसिबल कि आप लिस्ट में फर्दर लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से आप लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हो, डन, जिसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। देन टपल्स को क्या आप क्रिएट कर सकते हो? यस, हम टपल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ई, दैट इज ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, कि आप लिस्ट में किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, लिस्ट हो, टपल हो, किसी भी टाइप की वैल्यूज हो। ओके, नाउ Which of the following will create an empty list? ऑप्शंस आपके सामने, इनमें से आपको बताना है empty list यदि आपको क्रिएट करनी है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। empty list आपको बता दूं कि आपने लिस्ट तो क्रिएट की है लेकिन उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, उसको हम कहते हैं empty list।
क्लियर। सो ऑप्शन ए L इज इक्वल्स टू ओनली स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए, L इज इक्वल्स टू लिस्ट ब्रैकेट में 0, L इज इक्वल्स टू लिस्ट फंक्शन का यूज किया है। यहाँ पे किसका यूज किया है? लिस्ट फंक्शन। सो हमने इसका प्रैक्टिकल भी किया है और जहाँ पे हमने देखा था कि एम्प्टी लिस्ट आप कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हो। सो ये बी वाला जो वे है ये तो रॉन्ग है, लेकिन ए और सी दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो? एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। मतलब यदि आपको एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है तो आप इस तरीके से लिस्ट को क्रिएट करो, या फिर आप लिस्ट फंक्शन का यूज करो। किसका यूज करो? लिस्ट फंक्शन का। तो जब लिस्ट फंक्शन का यूज करोगे, यहाँ कोई पैरामीटर भी पास नहीं करोगे, दोनों केसेस में एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगी जिसमें कोई भी वैल्यू किसी भी डेटा टाइप की नहीं होगी। सो बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा करेक्ट आपका आंसर? डी। ओके, चेक द आंसर। यस, नेक्स्ट देखो अब, which of the following will return the last element of a list L with 5 elements? बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ये थोड़े से प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। अब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए। यदि लिस्ट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, लिस्ट का कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है, सो आप इनके क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हो। और जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने लिस्ट डिक्शनरी के बारे में अभी तक भी नहीं पढ़ा है, सो सबसे पहले वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो, राइट। प्रैक्टिकल के साथ मैंने हर एक चीज समझाई हुई है। यदि वो समझ गए आप तो इन क्वेश्चन के आंसर इजीली कर पाओगे, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। क्लियर। सो यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिटर्न द लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट एल विद 5 एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट कौन सा ऑप्शन है इनमें से जो रिटर्न करेगा? एक लिस्ट है जिसमें कितने एलिमेंट है? लिस्ट में सपोज कोई 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? 5 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि आपको लिस्ट का 5th वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जिस भी लिस्ट के एलिमेंट को हमें यूज करना होता है तो हम उसके लिए इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, राइट। तो इंडेक्सिंग के थ्रू ही आप लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हो। और इंडेक्सिंग शुरू कैसे होती है? 0 से स्टार्ट होती है डिफॉल्ट। तो 0th पोजीशन पे लिस्ट के क्या है? 80 है। मतलब लिस्ट के 0 पोजीशन पे 80 है, लिस्ट के 1 पोजीशन पे 90 है, लिस्ट के 2 पोजीशन पे 100 है, लिस्ट के 3rd पोजीशन पे 110 है, और लिस्ट के 4th पोजीशन पे 120 है। तो देखा जाए तो ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा और ये 5वां एलिमेंट, राइट। 5th एलिमेंट आपको यहाँ पर एक्सेस करना है, राइट। 5th एलिमेंट, तो 5th एलिमेंट आप कैसे एक्सेस कर पाओगे? या तो L ऑफ 4 से आप 5th एलिमेंट एक्सेस कर पाओगे, या फिर आप यहाँ पे 5th एलिमेंट कैसे एक्सेस करोगे? क्यों? क्योंकि ये वाली जो इंडेक्सिंग हुई ये तो आपकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हुई। लिस्ट में आपको फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी मिलती है, ओके। और दूसरी चीज आपको लिस्ट में बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी मिलती है। यदि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो लास्ट 5th नंबर का एलिमेंट आप इसके थ्रू एक्सेस कर पा रहे हो, L ऑफ 4 के, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लिस्ट में इंडेक्सिंग करते हैं हम जो 0 से शुरू होती है, इसे हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 अप टू जितने एलिमेंट्स हो। तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा? n-1। 5 एलिमेंट है तो 5-1 4th नंबर का लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। डन। अब ये L ऑफ 4 तो हमें समझ में आ गया कि ये करेक्ट है भाई, बी, इसके थ्रू आप 5वां एलिमेंट एक्सेस कर पा रहे हो। लेकिन लिस्ट में बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी पॉसिबल होती है। क्या होती है? बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी पॉसिबल होती है। अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होता है ये भी समझ लो। जैसे बैकवर्ड काउंटिंग होती है ना, बिल्कुल वैसी बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये लिस्ट का -1 वाला एलिमेंट होगा, ये लिस्ट का -2 वाला एलिमेंट होगा, ये लिस्ट का -3rd एलिमेंट है, ये लिस्ट का -4th एलिमेंट है, और ये लिस्ट का -5th एलिमेंट है। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमेशा बैक से स्टार्ट होती है, लिस्ट के पीछे से, जिसमें लास्ट एलिमेंट -1 पोजीशन पे होता है। फिर इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो L ऑफ -1 से भी आप इसी एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हो, और L ऑफ 4 से भी इसी एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हो, जो कि लास्ट एलिमेंट है। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग में यदि लास्ट एलिमेंट आपको चाहिए तो L ऑफ -1 मतलब लिस्ट की -1 पोजीशन से एक्सेस करोगे, राइट। समझ में आया? सो ये वाला आंसर भी कहीं ना कहीं आपका करेक्ट है। जब आप इन दोनों को लिखोगे, ठीक है, तो आपको लास्ट एलिमेंट मिलेगा, मतलब 5th एलिमेंट मिलेगा। सो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। सो डी देख लो, करेक्ट है। क्लियर। अब L ऑफ 5 क्यों रॉन्ग है? L ऑफ 5 इसलिए रॉन्ग है क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग होती है लिस्ट की वो 0 से स्टार्ट होती है, और 5th, L ऑफ 5th नाम का मतलब 6th तो एलिमेंट ही नहीं है, 5 एलिमेंट की लिस्ट है। आ गई बात समझ में?
क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, कैसे जनरेट हुआ है, कॉन्सेप्चुअली आपको यदि चीज क्लियर है, कॉन्सेप्चुअली सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई है कि लिस्ट में दो तरीके की इंडेक्सिंग होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से शुरू होती है और लिस्ट के लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होती है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से शुरू होती है और 0 से शुरू होती है। ये यदि याद है तो लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को आप आराम से एक्सेस कर सकते हो और इसी को हम इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब इंडेक्सिंग कैसे होती है लिस्ट में, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है। सो जो स्टूडेंट न्यू है या जिसने नहीं देखा है वीडियो, जिसको ये कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है, तो पहले वो समझो। बाय द वे आपको ये चीजें सारी रिवाइज भी होती चली जा रही है जब हम इन एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। डन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इफ L is equals to 1, 2 then L into 2 will yield। बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना, ठीक है। क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, L is equals to 1, 2 मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि एक लिस्ट है जिसमें दो एलिमेंट है 1, 2, ठीक है। अब यदि हम इनकी इंडेक्सिंग की बात कर लें, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, तो ये 0 वाला एलिमेंट है, ये 1 वाला एलिमेंट है, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो -1 और -2 वाला एलिमेंट है, ठीक। इतना हमें क्लियर। इंडेक्सिंग जस्ट ऐसी आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि लिस्ट में दो एलिमेंट है 1, 2 और इन दोनों एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड आउट करवाना है, आपको फाइंड आउट करवाना है L इंटू 2 की वैल्यू, आपको फाइंड आउट करवानी है L इंटू 2। ये एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, ये एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, पता है ना अच्छे से। लेकिन जब हम इस ऑपरेटर का यूज लिस्ट के साथ करते हैं, जब हम इस ऑपरेटर का यूज किसके साथ करते हैं, ध्यान से सुनो, लिस्ट के साथ करते हैं, तब ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर मल्टीप्लाई नहीं करता है, तब ये क्या करता है, तब इसका काम होता है रिपीटेशन करने का। क्या होता है, रिपीटेशन करने का। तब ये एक रिपीटेशन ऑपरेटर की तरह यूज होता है जब आप इसको लिस्ट में यूज करते हो तब। मतलब लिस्ट के जितने भी एलिमेंट हैं इस मल्टीप्लाई ऑपरेटर के थ्रू टू टाइम्स रिपीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स रिपीट। ओके, सो L इंटू 2 का मतलब क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, लिस्ट के जो एलिमेंट है वो एक बार और साथ ही दूसरी बार रिपीट होंगे, 2 टाइम्स रिपीट होंगे। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शंस देखो अब ध्यान से। ए रॉन्ग है, इसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं। बी, यहाँ पे 1 रिपीट नहीं हुआ, यहाँ पे इस तरीके से रिपीट नहीं होंगे, पूरे एलिमेंट एक बार आएंगे फिर दूसरे एलिमेंट आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1, 1 और 2, 2 रिपीट हो, ठीक है। पहले पहला एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है फिर दूसरा एलिमेंट, ऐसा नहीं होगा। जिस सीक्वेंस में आपने लिस्ट क्रिएट की हुई है, जिस सीक्वेंस में आपकी लिस्ट है, उसी सीक्वेंस में एलिमेंट रिपीट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले 1, 1 और फिर 2, 2, पहले पहला एलिमेंट रिपीट हुआ फिर दूसरा एलिमेंट, ये रॉन्ग होगा। करेक्ट आंसर समझ में आ गया क्या होगा, क्या बताया मैंने कि ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जिसका मतलब होता है कि आप मल्टीप्लाई करो, है ना। इसका मतलब होता है कि आप मल्टीप्लाई करो वैल्यू को। लेकिन जब हम इसको लिस्ट के साथ यूज करते हैं तो लिस्ट के साथ ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर बन जाता है एक रिपीटेशन ऑपरेटर। क्या बन जाता है, एक रिपीटेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो जो भी इस मल्टीप्लाई के आगे आप लिखते हो उतनी बार लिस्ट के एलिमेंट रिपीट होते हैं। क्लियर, समझ में आया। बाकी आप इसका यूज जब किसी नंबर्स के साथ, इंटीजर, फ्लोट के साथ करते हो तब ये मल्टीप्लाई ही करता है। सो बहुत ध्यान रखना, ये एक एक्सेप्शन केस है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। सो बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लेना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ L1 is equals to 1, 3, 5 and L2 is equals to 2, 4, 6. Okay, again the important question. L1 एक लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1, 3, 5. ओके, क्लियर हुआ। L2 एक और लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट है 2, 4 और 6. अब आपको यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, L1 प्लस L2। क्या करवाना है आपको यहाँ पर, L1 प्लस L2। सो अगेन आई एम टेलिंग, इस प्लस का काम क्या होता है, इस प्लस का काम होता है ऐड करना, क्योंकि ये भी एक एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर है। एडिशन करना होता है, एक एडिशन ऑपरेटर है, ठीक है, दो वैल्यूज को प्लस करता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लिस्ट की, ठीक है, तो लिस्ट में क्या होता है, ये एडिशन नहीं करता है नंबर्स का, ये क्या कर देता है, कॉन्केट कर देता है दो लिस्ट को। कॉन्केट कर देता है मतलब दोनों लिस्ट को ज्वाइन कर देता है, उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं, एक लिस्ट के बाद में ऐड होके उतने एलिमेंट्स आपको शो होते हैं। एक्चुअली लिस्ट के एलिमेंट प्लस नहीं होते हैं यहाँ पे, आप ऐसा सोच रहे हो 1, 2, 3 आ जाए, 3, 4, 7 आ जाए, 5, 6, 11 आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा।
यहाँ पर एलिमेंट प्लस नहीं होंगे, यहाँ पे एलिमेंट क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड हो जाएंगे, मतलब लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 लिखने से जो आपको आउटपुट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, लिस्ट 1 के आपको सारे एलिमेंट दिखेंगे, ठीक है, और इसी लिस्ट में कंटिन्यूशन में आपके दूसरे लिस्ट के एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। कंटिन्यूशन में पहली लिस्ट के बाद से दूसरी लिस्ट के एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो एक तरीके से दो लिस्ट के एलिमेंट कॉन्केट हुए, ज्वाइन हुए, किसकी मदद से, इस प्लस ऑपरेटर की मदद से। तो लिस्ट में जो ये प्लस ऑपरेटर होता है वो कैसे यूज किया जाता है, एक कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर की तरह यूज किया जाता है। कैसे, कॉन्केटेनेशन। जैसे स्ट्रिंग के साथ में प्लस को यूज करते हो तो कॉन्केट करता है ना, मतलब जैसे आपने एक स्ट्रिंग 1 ली, उसमें लिखा आपने मैग्नेट, और दूसरी आपने स्ट्रिंग 2 ली जिसमें लिखा आपने ब्रेन्स, ठीक है। सो S1 प्लस S2 किया तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको एक साथ कॉन्केट होके शो हुआ बिना स्पेस के, यहाँ पे कोई स्पेस आपको नहीं दिखेगी। बिल्कुल वैसे ही लिस्ट 1 जब लिस्ट 2 को आप प्लस करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करने पर एलिमेंट ऐड नहीं होते, उन दोनों के बीच में सम ऑपरेशन नहीं होता है, बल्कि लिस्ट 1 के जो एलिमेंट है वो लिस्ट 2 के साथ में कॉन्केट हो जाते हैं इस तरीके से। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3 4 5 6 1 3 5 2 4 6 3 7 11 या 1 3 5 2 4 6 किस तरीके से कॉन्केट होंगे। भाई देखो सम तो होगा नहीं, जैसा मैंने बताया अभी कॉन्केटेनेशन होगा, तो पहली लिस्ट में दूसरी लिस्ट इस तरीके से भी ऐड नहीं होगी, ठीक है। 1 2 3 और 4 5 6 ऐसे भी कुछ एडिशन नहीं होना है, राइट। आपका आंसर करेक्ट होगा 1 3 5 2 4 6, है ना। सो बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द आंसर। समझ में आ गई बात, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर टिक करके आते हैं। सो इसलिए मैंने आपको ये दो चीज बहुत अच्छे से क्लियर किया कि स्टार ऑपरेटर रिपीटेशन के लिए यूज होता है। लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है, जितनी बार आप रिपीट करवाना चाहते हो तो स्टार के आगे 1 2 3 जो लिखा है उतनी बार एलिमेंट रिपीट हो जाते हैं। प्लस लगाते हो तो दोनों एलिमेंट क्या हो जाते हैं, लिस्ट के मर्ज हो जाते हैं। मर्ज भी नहीं बोलेंगे हम इसे, कॉन्केट बोलते हैं, जॉइन बोलते हैं, कॉन्केट हो जाएंगे, बट सम नहीं होंगे। क्लियर, होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ 6th क्वेश्चन, गिवन अ लिस्ट L is equals to 10 20 30 40 50 60 70। ओके, एक लिस्ट है जिसमें आपको ये 7 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 7 एलिमेंट्स की लिस्ट है। What would L1:4 रिटर्न। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आपको लिस्ट में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, 7 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 10 20 30 40 50 60 एंड 70। क्लियर, अभी तक इंडेक्सिंग देखा था, अब ये स्लाइसिंग जैसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है। स्लाइसिंग का मतलब समझते हो ना, लिस्ट में स्लाइसिंग कैसे होती है, एक लिस्ट में से आप सब लिस्ट को, सब एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग, ठीक है। तो ये स्लाइसिंग का ही क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि आपको लिस्ट दी हुई है और इसमें से आपको L स्क्वायर ब्रैकेट में 1:4 इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, ठीक है। तो अब ये क्या है, बेसिकली ये समझ लें हम। सो उसके लिए हम पहले यहाँ पर इनके इंडेक्सेस को देख लें, ठीक है। इंडेक्सेस क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, 0 1 2 3 4 5 6। हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं। क्लियर, अब जब भी लिस्ट में से आपको किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, सपोज आपको 30 से लेकर 60 तक सिर्फ ये 4 एलिमेंट को एक्सेस करना है, या आपको 20 से लेकर 40 तक सिर्फ इतने एलिमेंट को एक्सेस करना है ना, मतलब आप एक कंप्लीट लिस्ट को स्लाइस के फॉर्मेट में एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट का नाम लिखते हैं और यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू जहां से आपको एक्सेस करना है कॉलन लगाते हैं और एंड वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू, ये इंडेक्सेस आते हैं, स्टार्ट इंडेक्स एक्चुअली और एंड इंडेक्स, जहां से जहां तक आपको एक्सेस करना है। तो एक रेंज में जब आपको एक्सेस करना है एलिमेंट्स को, एक रेंज में जब आपको एलिमेंट एक्सेस करना है तब हम ये करते हैं। तो अभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1:4, मतलब आप स्टार्ट करोगे एक्सेस करना एलिमेंट 1 इंडेक्स से 4 इंडेक्स तक। तो 1 इंडेक्स कहां मिल रहा है आपको, ध्यान से देखो, 1 इंडेक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ। तो 1 इंडेक्स से आपको एक्सेस करना है 4 इंडेक्स तक एलिमेंट को, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपको ये बोला गया है कि L स्क्वायर ब्रैकेट में 1:4, इसका मतलब क्या है कि आप 20 30 40 50 को एक्सेस करना चाहते हो। स्टार्ट इंडेक्स स्पेसिफाई कर दिया, एंड इंडेक्स स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तो आपको 20 30 40 50 मिलना चाहिए। बट एक चीज और ध्यान रखना आप यहाँ पर कि एंड इंडेक्स जो भी स्पेसिफाई करते हैं उससे एक माइनस होकर ही नंबर रिटर्न होता है। एंड इंडेक्स तक कभी भी वैल्यू आपको रिटर्न नहीं होती है। तो यहाँ जो आपको वैल्यूज मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ जो आपको वैल्यूज मिलेगी वो यहीं तक मिलेगी, मतलब 20 30 और 40, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 50 तक करके मत आना, समझ में आई बात, क्योंकि हमेशा एंड वैल्यू क्या होती है, हमेशा एंड वैल्यू
स्कीप होती है, एंड वैल्यू कभी रिटर्न नहीं होती। जैसे रेंज फंक्शन में थर्ड चैप्टर में देखा था ना, रेंज फंक्शन में भी ऐसे स्टार्ट एंड वैल्यू और स्टेप हम स्पेसिफाई करते हैं, एंड वैल्यू स्कीप होती है, उसके पहले तक ही नंबर रिटर्न होते हैं, बिल्कुल यहाँ भी वैसा ही है, एंड वैल्यू स्कीप होती है। सो अब 1:4 इसके अकॉर्डिंग जो आपको रेंज में स्लाइस होके वैल्यूज मिलनी है वो यही मिलेगी, 20, 30 और 40। सो ऑप्शंस देख लो क्या है, 10, 20, 30, 40 ये हो गया आपका रॉन्ग। 20, 30, 40, 50 इसको सही मत करके आना, ठीक है। 1, 2, 3, 4 फोर्थ वाला एलिमेंट एक्सक्लूड हो जाएगा, स्कीप होगा, है ना। 20, 30, 40 यस, सी इज द करेक्ट। 30, 40, 50 भी रॉन्ग है, देख लो, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होकर बी भी टिक करके आ सकते हैं, है ना, जिनको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का पता है कि भाई इंडेक्सिंग से आप एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट्स को एक रेंज में। तो 1, 2, 3, 4 1 से 4 तक पूछा है तो पूरे चारों एलिमेंट दिख रहे हैं आपको और आप टिक करके आ गए, ऐसा मत करके आना, ठीक है। हमेशा लास्ट वैल्यू जो दी रहती है ना, एंड इंडेक्स जो दिया रहता है स्लाइसिंग में, वो एक्सक्लूड होता है, उसके पहले तक ही आप एक्सेस कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो 20, 30 और 40 इज द करेक्ट आंसर। ये स्लाइसिंग पर बेस्ड एक क्वेश्चन है और इसका पूरा प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं, इंडेक्सिंग का, स्लाइसिंग का, बहुत डिटेल में समझा है, टॉपिक को भी अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ हमने किया हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन अ लिस्ट L इज इक्वल्स टू, अगेन 10 से 70 तक आपको लिस्ट दी हुई है, व्हाट वुड L2:-2 रिटर्न। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस वही सेम है, लेकिन आपको ये अलग अलग तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया, राइट। अब जरा इसका आंसर आप सभी बता दो और कमेंट सेक्शन में लिख दो फटाफट से कि इसका आंसर क्या आ जाएगा इन ऑप्शंस में से, तो मैं आपको फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करूं जल्दी से, ठीक है। सेम लिस्ट है, आपको एक्सेस करना है यहाँ पर क्या, पहले हम इसके इंडेक्सेस लिख लें ताकि और अच्छे से क्लियर होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डन, ठीक है। आपको एक्सेस करना है यहाँ पर L2:-2, तो स्टार्ट इंडेक्स आपका 2 होगा और एंड इंडेक्स आपका -2 होगा। तो हम यहाँ पर बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी लिख लेते हैं ना, क्योंकि हमको एंड इंडेक्स क्या दिया है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग माइनस की वैल्यू दी हुई है। तो ये आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग हो गई, डन, इतना समझ में आ गया। अब स्टार्ट करना है आपको 2 से, तो स्टार्ट आप कर सकते हो 2 से, ठीक है। ये लिस्ट में 2 कहाँ है, यहाँ पर है, तो 2 से स्टार्ट करना है और -2 तक आपको एक्सेस करना है। 2 से स्टार्ट करना है और -2 तक एक्सेस करना है, बट -2 तक एक्सेस नहीं करोगे, ये एक्सक्लूड होगा, -2 के पहले तक एक्सेस करोगे, ध्यान रखना इस चीज को। क्या बोला है आपको, स्टार्ट वैल्यू दी हुई है 2, ठीक है, तो ये आपने 2 से स्टार्ट किया, लेकिन -2 पे मत जाना, -2 वाला एक्सक्लूड होगा, कहां तक एक्सेस कर पाओगे आप, -3 तक, एक वैल्यू पहले तक एक्सेस कर पाओगे। सो 30, 40 और 50 ये वैल्यूज आपको लिस्ट की मिल जाएगी। क्या मिलेगी आपको इस कोड के अकॉर्डिंग, 30, 40 और 50। समझ में आ गई बात अच्छे से, कहाँ है 30, 40, 50, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन ए में आपको 10, 20, 30, 40 दिया हुआ है, ये आपका रॉन्ग है, डन, समझ में आ गया। बी दिया हुआ है 20, 30, 40, 50, 20, 30 2 से स्टार्ट करना ही नहीं है, हमें 1 से स्टार्ट करना ही नहीं है, 2 से स्टार्ट करना है। 20, 30, 40, 20, 30, 40 अगेन 1 से दिया हुआ है नंबर यहाँ पे, तो ये भी रॉन्ग होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, डी, 30, 40, 50, 60 नहीं आएगा। क्लियर, देख लिया आंसर, देख लो भाई, ये आंसर आपका डी इज द करेक्ट। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया कैसे स्लाइसिंग की हुई है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम लिस्ट पे स्लाइसिंग थी, यहाँ भी सेम लिस्ट पे स्लाइसिंग है, बट किस तरीके से फॉरवर्ड बैकवर्ड इंडेक्सिंग की मदद से आप स्लाइस कर सकते हो वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें दी होगी, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो हम सही आंसर टिक करके आएंगे एग्जाम में, ओके। और ये सभी क्वेश्चन बिलीव मी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट है। मतलब हो सकता है कि आपको यहाँ पे नंबर चेंज कर दे, बट क्वेश्चन एज इट इज आपसे पूछा जा सकता है, 100% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। गिवन अ लिस्ट L इज इक्वल्स टू, अगेन सेम लिस्ट आपके सामने है, देख लो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 है ना, ये 7 एलिमेंट्स आपके सामने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्सेस क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्सेस करना है लिस्ट के एलिमेंट -4:-1, मतलब बैकवर्ड इंडेक्सिंग की ही स्टार्ट वैल्यू है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग की ही एंड वैल्यू भी है, दिख रहा है आपको, -4 और -1 बैकवर्ड इंडेक्सिंग की वैल्यूज है। तो हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग को लिख ले, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स हो गए।
अब स्टार्ट वैल्यू क्या है -4, तो स्टार्ट वैल्यू से तो काउंट होती है नंबर्स, सो स्टार्ट वैल्यू से हमने काउंट करना शुरू किया, डन। स्टार्ट वैल्यू आपकी क्या है -4, यहां से एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होंगे 40 से, कितने एलिमेंट -1 तक, तो क्या ये -4 से एक्सट्रैक्ट होना शुरू हुए, -1 तक जाएंगे क्या, नहीं, -1 लास्ट है, कहां तक जाएंगे, -2 तक, ठीक है, समझ में आया। तो यहां से यहां तक आपको एलिमेंट मिलेंगे, मतलब 40, 50 और 60, आ गई समझ में बात। आपको कौन से लिस्ट के एलिमेंट मिलेंगे, -4 पोजीशन पे आपको मिलेगा 40, -3 पोजीशन पे आपको मिलेगा 50 और -2 पोजीशन पे आपको मिलेगा 60, मतलब -4, -3, -2, -1 वाला लास्ट एलिमेंट एक्सक्लूड हो जाएगा। आपको यहां से यहां तक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है, तो 40, 50, 60 ये 3 एलिमेंट आपको मिलेंगे। कहां है आंसर में, देख लो 40, 50, 60, पहले आपको 20, 30, 40 दिया हुआ है, रॉन्ग है ये, 30, 40, 50 रॉन्ग, 40, 50, 60 ये 3 एलिमेंट आपको सब लिस्ट मिलेगी, सो सी इज द करेक्ट आंसर, डी बी रॉन्ग है। देखो आ गई बात समझ में, ओके। सो तीनों एग्जांपल हमने यहाँ देख लिए। 9th क्वेश्चन, गिवन अ लिस्ट एल, अगेन सेम लिस्ट आपके सामने है, अब जरा इंडेक्स बहुत ध्यान से देखना जो एक्सेस करना है आपको। लिस्ट आपके सामने है, अगेन 10, 20, 30, 40, 50, 60 देन 70, डन। ये लिस्ट हमारे सामने है, एक्सेस क्या करना है आपको, L इज इक्वल्स टू -3:99, -3 स्टार्ट इंडेक्स हो गया, एंड इंडेक्स आपका दिया हुआ है 99, एंड इंडेक्स आपका 99, तो यहाँ पे जरा इंडेक्सिंग देख लो आप, इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग तो 6-7 ही एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही है ना। और स्टार्ट कहां से करना है, -3 से, तो माइनस की इंडेक्सिंग देख लो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -3 से आपको स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, -3 से स्टार्ट करना है, और 99 क्या बता रहे हैं यहाँ पर, 99 तक आपको जाना है। तो 99 मतलब कि 99 नंबर का तो कोई इंडेक्स ही नहीं है ना, तो 99 स्किप कैसे करोगे, वो तो इंडेक्स ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको पूरे एलिमेंट्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे, पूरे 50, 60 और 70। लास्ट इंडेक्स जो दिया हुआ है यहाँ 99, इस नंबर के इंडेक्स की वैल्यू ही नहीं है, होता तो हम उसको स्किप करके 98 तक प्रेजेंट कर देते, बट यहाँ पे 6 ही एलिमेंट है, लेकिन स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है आपको, तो स्टार्टिंग इंडेक्स से टिल दी एंड जितने भी एलिमेंट होंगे 99 के पहले तक सारे शो होंगे, तो 3 ही एलिमेंट है तो 3 ही एलिमेंट शो होंगे। सो 50, 60 और 70 यही आपके लिस्ट के एलिमेंट्स होंगे, -3, -2, -1, इसके बाद जो एलिमेंट होंगे वो आएंगे आपके 99 तक, है ही नहीं, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, 20, 30, 40 नो, 30, 40, 50 नो, 40, 50, 60 नहीं, 50, 60, 70 डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये चीज क्लियर हो गई ना अच्छे से, कि ये भी जरूरी नहीं है कि जितने इंडेक्स आपकी टेबल में आपकी लिस्ट में दिए हुए हैं उतने ही इंडेक्स आपको स्लाइस करने को मिले, एंड वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट वैलिड होना चाहिए, वैल्यू भी वैलिड होना चाहिए। तो एंड वैल्यू जैसे यहाँ 99 दी हुई है, बट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 99 एलिमेंट, है ना, लेकिन यहाँ पर उसके बाद -3 जो स्टार्ट वैल्यू, उसके बाद जितने भी एलिमेंट है टिल 98 तक, 99 के पहले तक, वो सभी शो होंगे। नहीं है 3 एलिमेंट है तो 3 ही शो होंगे, कोई एरर नहीं आएगी, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50, 60, 70। नाउ 10th क्वेश्चन, टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट namely smiles in Python dash will be used। क्वेश्चन ध्यान से समझ लो कि आपको स्माइल्स, क्या स्माइल्स, इस तरीके की एक लिस्ट है, उसमें आपको लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, लास्ट एलिमेंट को। तो क्या करोगे लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, ऑप्शन है स्माइल्स ऑफ 0 लिखोगे, 0 से तो इस एलिमेंट को एक्सेस करोगे आप, स्माइल्स ऑफ आई पोज लिखोगे, या स्माइल्स ऑफ -1 लिखोगे, या स्माइल्स ऑफ कॉलन -1। सो लास्ट पोजीशन को आपको एक्सेस करना है, राइट, लास्ट एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है। सो यहाँ पे यूज होगा आई पोज का, ठीक है, इसका आप यूज कर सकते हो, कैरेक्टर है क्योंकि लिस्ट में, डन, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज करेक्ट सिंटैक्स टू कॉपी वन लिस्ट इनटू अनदर। अब आपको सामने कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट सिंटैक्स है जिसकी मदद से आप एक लिस्ट को किसी दूसरी लिस्ट में कॉपी कर सकते हो। सो लिस्ट को कॉपी भी कर सकते हैं हम, ठीक है, इसके लिए भी एक वीडियो मैंने बनाया है, हाउ टू कॉपी अ लिस्ट फ्रॉम अनदर लिस्ट, राइट। और यहाँ पर आपको करेक्ट सिंटैक्स बताना है। अब यदि आपने वीडियो देखी होगी वो, तो आप करेक्ट सिंटैक्स जल्दी से बता सकते हो, है ना। सो ऑप्शन ए दिया हुआ है, लिस्ट ए इज इक्वल्स टू लिस्ट बी, लिस्ट ए इज इक्वल्स टू लिस्ट बी,
और कॉलन लिखा हुआ है, लिस्ट ए इज इक्वल्स टू लिस्ट मेथड में लिस्ट बी को पास किया है। बहुत ध्यान से देखो और जल्दी बता दो कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। क्या बी सी दोनों करेक्ट है या ए बी सी में कोई एक ही करेक्ट है? यदि समझा है तो जल्दी बता दोगे, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। क्यों? रीजन समझो। क्या लिखा है, हमें कॉपी करना है एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में। सपोज हम करना चाहते हैं कॉपी लिस्ट ए को लिस्ट बी में, राइट। तो लिस्ट ए इज इक्वल्स टू लिस्ट बी, और जितने भी एलिमेंट है, जब आप सारे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो स्टार्ट एंड इंडेक्स स्पेसिफाई मत करो। जब यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया मतलब पूरे लिस्ट के एलिमेंट कॉपी हो जाएंगे। आप सारे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, मतलब कुल मिला के मैं आपको बात बताती हूँ। जैसे कि हमने अभी लिस्ट अभी एक देखी थी 10, 20, 30, 40, 50, ओके, ये सारे एलिमेंट हैं। अब आप लिस्ट के सभी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो जब आप इस तरीके से मेंशन कर देते हो तो आपको पूरी लिस्ट स्लाइस होकर मिल जाएगी, कंप्लीट लिस्ट, क्योंकि आपने यहाँ स्टार्ट एंड स्पेसिफाई नहीं किया। अब सपोज आपने यहाँ स्टार्ट एंड स्पेसिफाई कर दिया कि आपको 0 से एलिमेंट चाहिए कहां तक, 4 तक, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर इतने ही एलिमेंट आपको मिलेंगे ना, लास्ट वाले एलिमेंट एक्सक्लूड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लिस्ट ए को लिस्ट बी में कॉपी करना है और सारे एलिमेंट कॉपी करना है ना, पूरी लिस्ट कॉपी करना है। तो हमने यहाँ स्टार्ट और एंड स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब सारे एलिमेंट सिलेक्ट होंगे। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से? ओके, नाउ आगे देखो सी वाला क्यों करेक्ट है। अब सी वाला इसलिए करेक्ट है बिकॉज सी में देखो लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट मेथड का यूज कर लिया। किसका? लिस्ट मेथड का। लिस्ट मेथड की मदद से आप क्या कर रहे हो, लिस्ट ए को लिस्ट बी में कॉपी कर रहे हो। क्लियर? सो लिस्ट मेथड से आप एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। अब लिस्ट मेथड में आपने यहाँ पर पैरामीटर पास कर दिया लिस्ट बी को, तो इन द सेंस कि लिस्ट ए के जितने भी एलिमेंट है उससे एक लिस्ट क्रिएट होगी लिस्ट बी नाम की। सो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों तरीकों से आप लिस्ट को कॉपी कर सकते हो किसी और लिस्ट में, मतलब एक लिस्ट के सारे एलिमेंट किसी दूसरी लिस्ट में कॉपी हो जाएंगे। सो सपोज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन लिस्ट ए में यदि 4 एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ओके, सो पहली मेथड के थ्रू जो यहाँ पे बी ऑप्शन लिखा हुआ है लिस्ट ए इक्वल्स टू लिस्ट बी, लिस्ट ए जो है वो लिस्ट बी के इक्वल होगा। किस सेंस में? कि सारे एलिमेंट जितने भी स्टार्ट एंड से लेकर जितने एलिमेंट है सब लिस्ट बी में आ जाएंगे इस मेथड के थ्रू। और जब आप लिस्ट बी को प्रिंट कराओगे, आप क्या कराओगे, जब आप लिस्ट बी को प्रिंट करवाते हो तो लिस्ट बी भी आप इसी तरीके से एक्सेस कर पाओगे। लिस्ट बी में भी आपको यही 3-4 एलिमेंट्स मिलेंगे, यही एलिमेंट्स आपको लिस्ट बी में भी मिल जाएंगे। तो एक मेथड तो ये हुई, या दूसरी मेथड जो यहाँ पे लिखी हुई है सी वाली, क्या लिखी है, लिस्ट ए इज इक्वल्स टू लिस्ट मेथड। लिस्ट मेथड से भी आप लिस्ट क्रिएट करते हो, तो आप एक लिस्ट ए में क्या कर रहे हो, लिस्ट मेथड से लिस्ट बी में कॉपी कर रहे हो। सो लिस्ट ए के जो ये 4 एलिमेंट है वो इस लिस्ट बी में कॉपी हो जाएंगे ड्यू टू दिस लिस्ट मेथड। ओके, समझ में आ गई बात? सो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन, what is printed by the Python code? Again you have the Python code, इसे ध्यान से समझो और इसके थ्रू क्या आउटपुट जनरेट होगा ये आपको बताना है। क्या लिखा है कोड में? प्रिंट एक फंक्शन होता है, आउटपुट फंक्शन। प्रीवियस 3rd चैप्टर में हमने इस पर बेस्ड एमसीक्यूज देखे थे, है ना। एक वीडियो भी बनाया मैंने इनपुट आउटपुट फंक्शन के नाम से, जिसमें हमने इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन में प्रिंट फंक्शन को समझा है। क्लियर? सो वो वीडियो देखना जिसमें मैंने प्रिंट फंक्शन डिटेल में समझाया है। सो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का काम होता है आउटपुट प्रिंट करना, मैसेज प्रिंट करना, जो भी आप प्रिंट फंक्शन में लिखते हो वो किसी वेरिएबल को लिख रहे हो तो उसकी वैल्यू प्रिंट करना। सो यहाँ प्रिंट फंक्शन में क्या लिखा है, लिस्ट ब्रैकेट में, उसके फिर लिस्ट के ब्रैकेट में लिस्ट फंक्शन का यूज किया हुआ है, रेंज ऑफ 3। देखो लिस्ट फंक्शन होता है एक, ठीक है, और इस लिस्ट फंक्शन से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, ये हमको पता है अच्छे से। सो हमने क्या कर दिया, प्रिंट फंक्शन में ही एक लिस्ट फंक्शन को पास कर दिया। तो अब ये प्रिंट फंक्शन एक लिस्ट क्रिएट करेगा, लेकिन लिस्ट कैसी होगी, यदि यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करोगे तो एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे क्या पास किया हुआ है, यहाँ पे जो पैरामीटर पास किया हुआ है उसमें आपने रेंज बता दी कि प्रिंट फंक्शन एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा जिसकी रेंज 3 होगी, जिसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, 3 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अब वो 3 एलिमेंट क्या होंगे, जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती है ना वो होंगे 3 एलिमेंट्स की, रेंज दी हुई है हमने 3, ठीक है। सो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कहाँ से शुरू होंगे, डिफॉल्ट जो एलिमेंट शुरू होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, ना कि 1 से। सो 3 एलिमेंट 0, 1 और 2, तो लिस्ट जो प्रिपेयर होगी वो इन 3 एलिमेंट की प्रिपेयर हो जाएगी। आ गई बात समझ में? ये 3 एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं 0, 1 और 2, और इन तीनों एलिमेंट की एक लिस्ट आपको मिलेगी। ओके,
क्या लिखा है कोड में, एक एक वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। प्रिंट फंक्शन ने एक लिस्ट प्रिपेयर की है, एक लिस्ट प्रिंट की है। क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन में लिस्ट फंक्शन का यूज किया है और लिस्ट फंक्शन की मदद से एक लिस्ट प्रिपेयर हुई है और इस लिस्ट में कितने एलिमेंट रखना है वो डिसाइड किया इसके पैरामीटर रेंज फंक्शन ने। रेंज फंक्शन में हमने ये बताया है कि 3 नंबर्स की एक लिस्ट हमें क्रिएट करनी है, तो वो लिस्ट यहाँ प्रिपेयर हो गई। अब ऑप्शंस देखो, करेक्ट ऑप्शंस 0 1 2 3 नो, 1 2 3 1 से नहीं प्रिपेयर होगी, 0 से स्टार्ट होंगे नंबर्स, डिफॉल्ट 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 लिस्ट है तो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी, 0 1 2 ऐसे नहीं आएंगे। ध्यान से देखो दोनों ऑप्शन सही है, सी और डी भी, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? लिस्ट प्रिपेयर हो रही है, लिस्ट फंक्शन का मतलब लिस्ट, और लिस्ट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। ये क्लियर है ना हमें अच्छे से? तो सी इज द करेक्ट आंसर। डी मत सही करके आना, डी रॉन्ग है। ये चीज मैं बार बार आपको बता चुकी हूं कि लिस्ट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं एलिमेंट्स, डिक्शनरी मतलब करली ब्रेसेस में लिखी जाती है की और वैल्यूज के पेयर, टपल्स मतलब कि आप पैरेंथेसिस का यूज कर रहे हो, ठीक है? या फंक्शन में भी हम फंक्शन के नाम के बाद हमेशा पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये जो साइंस है इन पर बेस्ड भी एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो ध्यान रखो जब भी लिस्ट की बात की जाती है तो लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखे जाते हैं। सो यहाँ पे सी और डी दोनों में कंफ्यूजन मत रखना। क्या आपने देख लिया यहाँ पे कि भाई रेंज फंक्शन की मदद से 3 वैल्यूज तो क्रिएट होगी लिस्ट में, 0, और ये भी पता है आपको कि रेंज फंक्शन डिफॉल्ट 0 से एलिमेंट शुरू करता है, तो 0 1 2 आपने प्रेडिक्ट कर लिया, लेकिन यहां कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? यहां पे आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट क्रिएट हो रही है मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में जो एलिमेंट है वही आएंगे और वही ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ 30th, Which of the following commands will create a list? Okay, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है जिसकी मदद से लिस्ट क्रिएट होगी। ओके, लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू लिस्ट फंक्शन, लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू ओनली स्क्वायर ब्रैकेट्स, लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू लिस्ट फंक्शन में आपने 1 2 3 एक एलिमेंट्स को पास किया हुआ है, या ऑल ऑफ दिस। सो यदि आपने डिफरेंट वे टू क्रिएट लिस्ट वो वीडियो देखा है मेरा, जिसमें मैंने बताया है कि कितने तरीके से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, सो इसका आंसर आप चुटकियों में दे सकते हो, है ना? क्या होगा इसका आंसर? डी, ऑल ऑफ दिस। या अभी आपने स्टार्टिंग से अभी तक सारे एमसीक्यूज भी देखे हैं तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हो कि लिस्ट को क्रिएट करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये कि आप इस तरीके से क्रिएट कर दो, यहाँ पे लिस्ट का ऑब्जेक्ट लिखते हो, लिस्ट का वेरिएबल जो आपको क्रिएट करना है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पे एलिमेंट्स लिखते चले जाते हो, ठीक है? जो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट क्रिएट करनी है। तो पहला तरीका तो ये हो गया जो सबसे ज्यादा ईजी होता है। दूसरा तरीका कि आप लिस्ट फंक्शन की मदद से भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट फंक्शन की मदद से। ये लिस्ट फंक्शन की मदद से हमने लिस्ट क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे आपने लिस्ट फंक्शन में कोई वेरिएबल पास नहीं किया तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगी, जो सबसे पहला क्वेश्चन देखा था। तीसरा तरीका अगेन, लिस्ट फंक्शन में आपने क्या कर दिया, आपने कोई वैल्यू पास कर दी, तो लिस्ट क्रिएट कर रहे हो तो लिस्ट फंक्शन में आपने कुछ वैल्यूज को पास कर दिया, तो इससे भी लिस्ट क्रिएट हो जानी है। तो तीनों तरीके आपके सामने हैं, तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। और इन सभी का प्रैक्टिकल किया है, एक्चुअल में करके भी देखना आप प्रैक्टिकल, लिस्ट क्रिएट होगी बिल्कुल। डन। नाउ 14th, What is the output when we execute list? जब आप लिस्ट को एग्जीक्यूट करवाते हो, इस लिस्ट को, हेलो, तो क्या आउटपुट आपको मिलता है? ये एक लिस्ट फंक्शन है, दिख रहा है ना? ये क्या है? एक लिस्ट फंक्शन है जिसमें आपने एक स्ट्रिंग पास किया है, हेलो नाम की एक स्ट्रिंग। तो जब आपने ये स्ट्रिंग पास किया और इसको आपने लिस्ट फंक्शन में लिखा, तो ये स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं वो लिस्ट के अलग अलग एलिमेंट्स बन जाएंगे। ध्यान रखना, क्या बताया मैंने कि लिस्ट में देखो, जनरली लिस्ट में लिस्ट 1 नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने क्या किया, लिस्ट फंक्शन से लिस्ट क्रिएट करी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। एम्प्टी लिस्ट मतलब इस तरीके की एक एम्प्टी लिस्ट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है? अब यहाँ आपने क्या कर दिया, कुछ एलिमेंट पास कर दिए, सपोज 1 2 3, तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट ना होकर क्या होगी, एक लिस्ट क्रिएट होगी लिस्ट 1 नाम से जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट होंगे, क्योंकि आपने यहाँ लिस्ट में पास किए। अब वही लिस्ट ना देकर आपने एक स्ट्रिंग पास कर दी, जो सिंगल डबल इन्वर्टेड में कैरेक्टर्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग पास कर दी, तो स्ट्रिंग से अब एक लिस्ट क्रिएट होगी जिसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं HELLO, ठीक है, ये हर एक कैरेक्टर लिस्ट के एलिमेंट होंगे। मतलब इससे अब एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जिसमें HELLO, ये क्या हो गए, आपके लिस्ट के अलग अलग एलिमेंट्स हो गए।
अब ये स्ट्रिंग नहीं है, अब ये लिस्ट के एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि आपने इस स्ट्रिंग को लिस्ट फंक्शन में पास करा, जिससे ये स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर है वो लिस्ट के एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए। क्लियर हुई ये बात? सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर ए होगा। क्या? HELLO, और हर एक लेटर जो है वो आपका सिंगल इन्वर्टेड में लिखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है ना कि कोई भी कैरेक्टर या कोई भी स्ट्रिंग को आप कैसे मेंशन करते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिंगल या डबल इन्वर्टेड के अंदर। तो पहला करेक्ट आंसर है, या दूसरा करेक्ट आंसर है जिसमें हेलो कंप्लीट स्ट्रिंग की लिस्ट क्रिएट होगी, या LLO, या ऑपोजिट ऑर्डर में इस तरीके से। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका ए, दैट इज हर एक एक लेटर की, हेलो में जितने भी लेटर्स हैं उनकी अलग अलग एक एलिमेंट की तरह लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्या समझाया मैंने? जब आपने लिस्ट फंक्शन में हेलो नाम की स्ट्रिंग को पास किया तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे वो लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह क्रिएट हो जाएंगे, और क्योंकि ये एक कैरेक्टर है तो सभी सिंगल इन्वर्टेड में आपको दिख रहे हैं। कोई डाउट नहीं ना? ओके, नेक्स्ट 15th, व्हाट गेट्स प्रिंटेड। अगेन कोड आपके सामने है और इसको देखकर आपको बताना है इस कोड के अकॉर्डिंग कि आउटपुट क्या होगा। ओके, अभी तक हमने जितनी भी लिस्ट देखी, या तो एम्प्टी लिस्ट की बात करी या लिस्ट के अंदर कुछ इंटीजर्स थे 10, 20, 30, 40, 50 समथिंग कुछ ऐसे। अब आपके सामने एक नेम्स नाम की लिस्ट आपको दिख रही होगी। क्या दिख रही है? नेम्स नाम की लिस्ट है ना, जिस लिस्ट में हसन, बलवंत, सीन, दिया, ये 4 स्टूडेंट के नाम आपको दिख रहे हैं, मतलब 4 स्टूडेंट के नेम की लिस्ट है, जिस लिस्ट का नाम है नेम्स। पहला जो एलिमेंट होगा 0 पोजीशन पे वो हसन है, फर्स्ट पोजीशन पे लिस्ट के जो एलिमेंट है वो बलवंत है, सेकंड पोजीशन पे है सीन, और थर्ड पोजीशन पे है दिया। बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात कर ले तो -1 पोजीशन पर, किस पोजीशन पर? -1 पोजीशन पे दिया है, -2 पे सीन है, -3 पे बलवंत है, और -4 पे हसन है। ओके, इतना समझ में आ गया? क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, प्रिंट नेम्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स में -1। क्या लिखा है? नेम्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में -1, मतलब नेम्स नाम की लिस्ट के आप -1 वाली पोजीशन को एक्सेस करने वाले हो, -1 वाली पोजीशन को। अगेन यू एक्सेसिंग अ एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट, लिस्ट के एक एलिमेंट को आप एक्सेस करने वाले हो, तो आउटपुट क्या आएगा? बता दिया आंसर मैंने, H, हसन, N, दिया या A। तो यहां ध्यान रखो कि A रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, लास्ट से स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर का A रिटर्न नहीं होगा, पूरा एक एलिमेंट रिटर्न होगा। सो डी, दिया इज द करेक्ट आंसर। सो देख लेते हैं आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट 16th, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अगेन कोड आपके सामने है और आपको बताना है कि इसका क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। कोड ध्यान से देखो अच्छे से, क्या लिखा है, L इज इक्वल्स टू, एक लिस्ट क्रिएट हुई है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं दिया है, नन। इस नन की वैल्यू का क्या मतलब होता है कि लिस्ट में कोई वैल्यू असाइन नहीं की है आपने, नन पैरामीटर यहाँ पे नन वैल्यू आपने यहाँ असाइन की हुई है। इनटू का यूज मैंने बताया है, इनटू का यूज लिस्ट में क्या होता है, अभी हमने जब स्टार्ट किया था इस एमसीक्यू को तो हमने सेकंड थर्ड एमसीक्यू में ही लिस्ट इस इनटू का मतलब समझा था। ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर रिपीटेशन ऑपरेटर की तरह यूज होता है। सो एक लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट ये बता रहा है कि लिस्ट L में कोई वैल्यू नहीं है, नन वैल्यूज हैं, ठीक है। इनटू 10 मतलब लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उसको 10 टाइम रिपीट करो, ठीक है। और फिर प्रिंट क्या करवाना है आपको, प्रिंट करवाना है आपको यहाँ पर, ध्यान से देखो, प्रिंट फंक्शन क्या प्रिंट कर देगा, लेन ऑफ L। लेन का मतलब क्या होता है, इस लेन फंक्शन का काम होता है लेंथ प्रिंट करना है। स्ट्रिंग में देखा था तो स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है वो रिटर्न करता है लेन फंक्शन, वहीं पे लिस्ट में कितने एलिमेंट है वो रिटर्न करेगा लेन फंक्शन। कौन से लिस्ट को हम यहाँ पर पास कर दे रहे हैं, L लिस्ट को। समझ में आया? L एक लिस्ट है जिसमें कोई वैल्यूज नहीं है, नन वैल्यू है ओनली, इनटू 10 तो 10 टाइम्स क्या होगा, ये नन वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम काउंट करेंगे या प्रिंट करवाएंगे तो लेन फंक्शन काउंट करेगा कि लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं अब जब रिपीटेशन हुआ उसके बाद। क्लियर हुआ? सो क्या आंसर आपको मिलेगा, 10, 0 या सिंटैक्स एरर आएगी या नन वैल्यू ही आपको मिलेगी एज ए आंसर। सो क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से आपको? इस क्वेश्चन से हमें समझ में आया कि प्रिंट लिस्ट को नहीं करवाया, यदि प्रिंट L करवाया होता, लिस्ट को प्रिंट करवाया होता तब आपको ये नन वैल्यू मिलती, NONE,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रिंट क्या करवा रहे हैं हम, लेंथ प्रिंट करवा रहे हैं, इस लिस्ट की लेंथ। इस लिस्ट में अब कितनी एलिमेंट हैं, इस लिस्ट में अब 10 एलिमेंट है, जब आपने इसको 10 टाइम्स रिपीट करवाया तब। सो करेक्ट आंसर होगा लेंथ दैट इज a इक्वल्स टू 10। समझ में आ गया, a करेक्ट आंसर है, 10 लेंथ होगी इस L नाम की लिस्ट की। क्लियर। सो 0 भी रिटर्न नहीं होगा और सिंटैक्स एरर भी नहीं आएगी। समझ में आ गया। देख लो क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, कोड बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करना। पहले कौन सा फंक्शन है, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट एल करवाया है तो इस लेन को ध्यान रखना, लेन का मतलब लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी फंक्शन एंड नॉट एन एक्सक्लूसिवली लिस्ट फंक्शन। ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी फंक्शन है एंड नॉट एन एक्सक्लूसिवली लिस्ट फंक्शन, जो कि लिस्ट फंक्शन नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड पाइथन की लाइब्रेरी है। अपेंड फंक्शन, रिमूव फंक्शन, पॉप फंक्शन या लेन फंक्शन। सो हमने यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, जो कि लेन फंक्शन यहाँ पर इसका क्लियर आंसर होगा। क्यों? जस्ट बिकॉज अपेंड, रिमूव, पॉप ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ठीक है। ये क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। लिस्ट फंक्शन के एक्सक्लूसिव फंक्शन जो नहीं है वो है लेन, ठीक है। लेन जो है वो क्या है, एक एक्सक्लूसिव लिस्ट फंक्शन नहीं है, बाकी जितने भी सब एक्सक्लूसिव लिस्ट फंक्शंस हैं। ओके, क्लियर हुआ अच्छे से। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऐड ओनली वन वैल्यू टू अ लिस्ट। लिस्ट में यदि सिर्फ एक वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यहाँ यूज करते हैं, ऐड फंक्शन, अपेंड फंक्शन, एक्सटेंड फंक्शन या नन ऑफ दिस। सो अच्छे से क्लियर है आपको कि लिस्ट में आपको अपेंड करना है, एक वैल्यू को ऐड करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे। यदि लिस्ट में किसी और लिस्ट को के एलिमेंट को आपको आगे बढ़ाना है तो एक्सटेंड का यूज करते हैं, कि लिस्ट में आप और एलिमेंट्स के साथ लिस्ट को एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है। अपेंड और एक्सटेंड दोनों के मैंने आपको प्रैक्टिकल बताए हैं जब हमने लिस्ट मेथड्स, बिल्ट इन फंक्शंस को समझा था। सो लिस्ट मेथड्स, बिल्ट इन फंक्शन का प्रैक्टिकल भी अवेलेबल है और थियोरिटिकली भी मैंने अच्छे से दोनों चीजें समझाई हुई हैं, जिसमें हमने सारी मेथड्स को पढ़ा है। ओके, सो वहां से आप प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल दोनों चीजों को समझो ताकि आप इनके आंसर्स को इजीली कर पाओ। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऐड अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट टू अ लिस्ट। किसी लिस्ट में आप किसी दूसरी लिस्ट के एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो तो कौन से फंक्शंस का, कौन से बिल्ट इन फंक्शन का यूज करोगे, ऐड फंक्शन, अपेंड फंक्शन, एक्सटेंड या नन ऑफ दिस। सो अगेन यहाँ पे हम एक्सटेंड का यूज करेंगे। तो एक्सटेंड, अपेंड दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। एक्सटेंड का मतलब आप किसी लिस्ट में किसी और लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से, देखो क्या बताया मैंने यहाँ पे कि एक लिस्ट 1 है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है, एक लिस्ट 2 है जिसमें 4 5 और 6 3 एलिमेंट है। अब हम चाहते हैं कि लिस्ट 1 एक नई लिस्ट क्रिएट हो या लिस्ट 1 में ही ये 4 5 6 भी ऐड हो जाए। लिस्ट 1 को आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूज करोगे किसका, एक्सटेंड्स का, किसका, एक्सटेंड मेथड का। इस एक्सटेंड मेथड की मदद से आप क्या करोगे, लिस्ट 1 को एक्सटेंड कर दोगे। तो लिस्ट 1 में क्या हो जाएगा, 1 2 3, एक लिस्ट में ये एलिमेंट भी यहीं पर ऐड हो जाएंगे। लिस्ट 1 आपकी एक्सटेंड हो जाएगी लिस्ट 2 के एलिमेंट से। आ गई बात समझ में। और अपेंड में क्या होता है, अपेंड में एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, क्या देखा था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऐड ओनली वन वैल्यू। कोई एक वैल्यू यदि आपको लिस्ट में ऐड करनी है तो हम अपेंड का यूज करेंगे। लिस्ट में वैल्यू ऐड करनी है तो अपेंड, और लिस्ट में किसी और लिस्ट के एलिमेंट को ऐड करना है तो एक्सटेंड। ओके, दोनों ध्यान से समझो, दोनों में डिफरेंस भी एग्जाम में लिखने को आता है 2 मार्क्स में। सो डिफरेंस भी आपको लिखते आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following will always returns a list। ऑप्शंस में से बताओ कौन सा फंक्शन है जो ऑलवेज आपको एक लिस्ट ही रिटर्न करता है, जो ऑलवेज आपको एक लिस्ट रिटर्न करता है। देखो मैक्स, मैक्स का काम होता है लिस्ट में से, एलिमेंट में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके देना। तो ये लिस्ट तो रिटर्न करेगा नहीं, है ना। सपोज एक एल नाम की लिस्ट है, L1 नाम की, जिसमें 10 20 30 और 40 है, ठीक है। और यहाँ पे हम सपोज 5 भी लिख देते हैं, ये एलिमेंट है। अब मैक्स नाम का फंक्शन तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। एक लिस्ट मिली कि आपको इसमें से नहीं, मिनिमम क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो एक एक एलिमेंट यहाँ मैक्स मिन में मिल रहा है, बट आपको एक लिस्ट रिटर्न करवानी है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब सॉर्ट और सॉर्टेड, इन दोनों फंक्शन को ध्यान से देखो।
सॉर्ट और सॉर्टेड बेसिकली यहाँ पे सॉर्ट का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग का मतलब कि लिस्ट के जो एलिमेंट है उनको अरेंज कर देना। कैसे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिसे आप असेंडिंग ऑर्डर कहते हो, है ना, 0 to 9, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जिसे आप क्या कहते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हो, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब 9 to 0। ठीक है, सो लिस्ट के एलिमेंट यदि आप सॉर्ट करवाना चाहते हो, अरेंज करवाना चाहते हो, तो जब आप इसको एक्सेस करोगे जिस फंक्शन के थ्रू, तो वहां पे आपको लिस्ट ही मिलेगी। सपोज इसे हम सॉर्ट कर देते हैं या इसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो आपको अगेन क्या मिलेगी, एक लिस्ट ही मिल रही है ना। देखो क्या मिल रही है, अगेन आपको एक लिस्ट मिल रही है, कोई एक एलिमेंट तो नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे इन दोनों फंक्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है। ए बी तो नहीं है क्योंकि इनमें एलिमेंट रिटर्न हो रहे हैं। सॉर्ट और सॉर्टेड में कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, डी। सॉर्टेड फंक्शन का यूज करोगे आप जब आपको एक क्या मिलेगी, फर्दर लिस्ट मिलेगी सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज्ड होकर। क्लियर, याद रखना, सॉर्ट मत टिक करके आना। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट इफ द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इज गिवन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो कि यदि आपने एलिमेंट का इंडेक्स दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आप इंडेक्स के अकॉर्डिंग कोई एलिमेंट को लिस्ट में से डिलीट करना चाहते हो, पॉसिबल है। लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट करना भी पॉसिबल है, ऐड अपेंड मेथड के थ्रू आप लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर रहे हो, है ना। यदि आप एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो कौन सी मेथड यहाँ यूज होती है, पॉप, रिमूव, डेल या बोथ ए एंड सी। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका डी, बोथ ए एंड सी, मतलब पॉप मेथड का और डेल मेथड का, दोनों का आप यूज कर सकते हो लिस्ट में से एलिमेंट को इंडेक्स के अकॉर्डिंग डिलीट करना है तो, राइट। जैसे आपको सपोज लिस्ट में से सेकंड नंबर का एलिमेंट डिलीट करना है, राइट, तो आप यहाँ पे लिस्ट के इंडेक्स का यूज करो और पॉप मेथड के साथ में उसको एक्सेस कर सकते हो। Now 22nd question, which of the following can delete an element from a list if its value is given। यदि वैल्यू दी हुई है तो भी आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, तो उसके लिए कौन सी मेथड होगी, पॉप, रिमूव या डेल या ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज रिमूव। रिमूव मेथड के थ्रू आप वैल्यू के अकॉर्डिंग लिस्ट में से वैल्यू कोई एलिमेंट डिलीट कर सकते हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट इफ वैल्यू इज गिवन। जब वैल्यू गिवन दी रहेगी तो रिमूव कर सकते हो आप एलिमेंट को रिमूव मेथड से, और इंडेक्स के अकॉर्डिंग यदि डिलीट करना है तो आप पॉप और डेल मेथड का यूज कर सकते हो। दोनों चीज ध्यान रखना, पॉप मेथड और डेल, इसके थ्रू आप एलिमेंट डिलीट कर सकते हो, रिमूव मेथड के थ्रू भी आप एलिमेंट डिलीट कर सकते हो। बट कैसे, यहाँ पे आपको इंडेक्स देना होता है, इंडेक्स, यू शुड गिवन द इंडेक्स, इंडेक्स दोगे तभी डिलीट होगा, और यहाँ पे आप वैल्यू दोगे तब एलिमेंट डिलीट होगा। ओके, ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। जैसे लिस्ट का इंडेक्स हम मान लो 0 इंडेक्स की वैल्यू आपको डिलीट करना है, और यहाँ पे आप बता रहे हो लिस्ट 0 पे 10 है, जिससे आपको क्या करवाना है, इस 10 वैल्यू को आपको रिमूव करवाना है। क्लियर, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्चेस फॉर एन एलिमेंट इन अ लिस्ट एंड रिटर्न्स इट्स इंडेक्स। यहाँ पर कौन सा ऐसा मेथड है, फंक्शन है, जिसकी मदद से आप लिस्ट के किसी एलिमेंट को सर्च कर सकते हो और एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपको इंडेक्स मिलता है। क्या, एलिमेंट के अकॉर्डिंग आप इंडेक्स सर्च करना चाहते हो। सो सर्च, फाइंड, इंडेक्स या इज सर्च। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका सी, दैट इज इंडेक्स मेथड। मतलब लिस्ट में जितने भी एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट का कोई ना कोई इंडेक्स होता है। आपको पता करना है कि 20 वाला जो एलिमेंट है इसका क्या इंडेक्स है, तो आप लिस्ट की इंडेक्स मेथड का यूज कर लो। किसका, इंडेक्स मेथड का यूज कर लो। तो इंडेक्स मेथड से आपको पता चल जाएगा कि इस एलिमेंट का इंडेक्स 2 है ना। समझ में आ गई मेरी बात, 1 है, सॉरी 0 1 2 होता है ना, तो इसका 1 होगा। क्लियर। सो इंडेक्स पता करना है, इंडेक्स सर्च करना है किसी एलिमेंट का, तो इंडेक्स मेथड का यूज किया जाता है। अब ये सारी मेथड्स हम रन कर चुके हैं, एग्जीक्यूट कर चुके हैं, दोनों तरीके से समझ चुके हैं। बार बार ये चीज इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप इसका प्रैक्टिकल भी देखो और खुद समझो भी इस चीज को, और वीडियो भी देखो। जिसने देखी है बहुत अच्छी बात है, वो इसके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉपी अ लिस्ट टू अनदर लिस्ट। अगेन कॉपी वाली मेथड यहाँ पूछिए आपसे कि कौन सी मेथड है इन ऑप्शंस में से बताना है जिसके थ्रू आप एक लिस्ट को किसी अनदर लिस्ट में कॉपी कर सकते हो। तो 3 तरीके अभी हमने पहले भी देखे। इसके अलावा लिस्ट मेथड, कॉपी मेथड, न्यू या बोथ ए एंड सी। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। क्या, लिस्ट मेथड के थ्रू और न्यू मेथड के थ्रू, दोनों के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट को किसी और लिस्ट में कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ये डायरेक्ट बिल्ट इन फंक्शन है, कुछ नहीं करना, आपको लिस्ट के नाम लिखना है और लिस्ट कॉपी हो जाएगी।
अब यहां से शुरू होते हैं 25 क्वेश्चन से आपके डिक्शनरी पर बेस्ड। अभी तक हमने लिस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन देख लिए, क्योंकि आपका चैप्टर यहाँ 2 मेजर टॉपिक्स में डिवाइडेड है, लिस्ट में एंड डिक्शनरी में। चैप्टर का नाम ही वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरी है, ठीक है। तो लिस्ट पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने अच्छे से समझ लिए, डिस्कस भी कर लिए। अब डिक्शनरी पर बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चन होंगे वो देख लेते हैं। सो पहले डिक्शनरी के बारे में जान ले। डिक्शनरी क्या होता है, यहाँ पर लिस्ट जैसा कुछ क्रिएट नहीं करते हो आप। डिक्शनरी में आप की वैल्यू पेयर को क्रिएट करते हो। किसे क्रिएट करते हो, की और वैल्यू पेयर, मतलब जो भी वैल्यूज होती है डिक्शनरी की उसकी की होती है, ठीक है। जैसे ताले की चाबी होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर, ठीक है। सो इसे डिक्शनरी को हमेशा किस में कैप्ट किया जाता है, डिक्शनरी की वैल्यू की वैल्यू पेयर को किस में लिखा जाता है, कर्ली ब्रेसेस में, ध्यान रखना। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में। डिक्शनरी के लिए आप डी नाम का या डिक्ट नाम का ऑब्जेक्ट कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे लिस्ट के लिए लिस्ट 1 एल कैसा भी ऑब्जेक्ट आप रख सकते हो, ठीक है। अब ये की वैल्यू पेयर हमेशा किससे सेपरेट होते हैं, कॉलन से सेपरेट होते हैं। एक से ज्यादा की वैल्यू पेयर देना है तो कॉमा लगा के आप मल्टीपल की वैल्यू पेयर दे सकते हो, मतलब एक की होती है उसी की वैल्यू होती है। अब जैसे लिस्ट में तो क्या होता है, लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में वैल्यू होती है, एलिमेंट होते हैं, उनकी इंडेक्स होती है। अब यहाँ इंडेक्स जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये जो की है ना यही वैल्यू का इंडेक्स बन जाते हैं। मतलब किसी भी वैल्यू को यदि आपको एक्सेस करना है तो उसकी की के अकॉर्डिंग आप एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं डिक इक्वल्स टू, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट और उनके मार्क्स को लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा पहला की राम, ठीक है, कॉलन लगा के उसके मैंने मार्क्स लिख दिए, तो ये पहला की और ये उसकी वैल्यू हो गई, है ना। दूसरा मैंने लिखा यहाँ पर श्याम, ठीक है। अब की क्या है आपकी, कैरेक्टर टाइप की है, ये की है, ठीक है। की क्या है आपकी, कैरेक्टर टाइप की है और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू की है, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे इसको सिंगल इन्वर्टेड में लिखा। श्याम, इसकी वैल्यू हमने सपोज 90 दे दी, क्लियर। तो ये दूसरी की और ये उसकी वैल्यू किससे सेपरेट किया आपने, कॉलन से, कर्ली ब्रेसेस एंड कर दिया। सो इस तरीके से हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, ये हमको अच्छे से समझ में आ गया। अब यदि आपको वैल्यू को एक्सेस करना है 80 90 को, तो यहाँ पे आप राम श्याम ये जो की है इन्हीं के थ्रू इनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे लिस्ट में इंडेक्स होता है, यहाँ पे डिक्शनरी में कीज होती हैं वैल्यूज की, क्लियर। सो डिक्शनरीज आर डैश सेट ऑफ एलिमेंट्स। डिक्शनरी किस एलिमेंट्स का सेट होता है, सॉर्टेड, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और रैंडम। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड सेट होता है एलिमेंट्स का, मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ऐसे ही आपको देना है, ठीक है। कोई ऑर्डर्ड सेट में आपको लिखना है ये A to Z। अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स का सेट होता है, बट कैसे होती है एलिमेंट्स, की वैल्यू पेयर में होते हैं। डिक्शनरीज आर ऑल्सो कॉल्ड, डिक्शनरी को और क्या कहते हैं हम, मैपिंग्स कहते हैं, हैशेस कहते हैं, एसोसिएटिव अरेज कहते हैं, या ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस, क्योंकि की वैल्यू जो होती है एक दूसरे के साथ में मैप होती है, ठीक है। हैशेस क्रिएट होते हैं यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स के, राइट। और साथ ही एक एसोसिएटिव एरे, मतलब वैल्यूज की एक एसोसिएटिव एरे हम बोल सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, डिक्शनरी को आप इन तीनों नाम से जानते हो, क्लियर। नेक्स्ट, डिक्शनरी आर डैश डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। डिक्शनरी क्या है, कौन सा डेटा टाइप है पाइथन का, ये बताना है। ऑप्शन ए म्यूटेबल, ऑप्शन बी इम्यूटेबल, ऑप्शन सी सिंपल, या ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका म्यूटेबल, कि डिक्शनरी की वैल्यूज को आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो डिक्शनरी एक म्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है, ओके, पाइथन का। 28th क्वेश्चन, which of the following functions will return the key value pair of a dictionary। अब यदि आपको की वैल्यू पेयर को एक्सेस करना है डिक्शनरी के, तो कौन से फंक्शन का आप यहाँ यूज करते हो। जैसे लिस्ट में लिस्ट फंक्शन का यूज कर देते हैं, भाई लिस्ट को प्रिपेयर करना है तो ठीक है, लिस्ट फंक्शन यूज होता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर यदि आपको की को रिटर्न करवाना है, किसे रिटर्न करवाना है, की को रिटर्न करवाना है की वैल्यू पेयर्स में से, तो आप कीज फंक्शन का यूज करोगे, वैल्यूज का, आइटम्स का, या ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका आइटम्स। समझ में आया, की के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू को रिटर्न करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ आइटम्स का यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको सारी वैल्यूज मिल जाती है। नेक्स्ट, which of the following can be used to delete items from a dictionary। डिक्शनरी से अब आइटम्स को डिलीट करना है, जैसे लिस्ट में से आइटम को डिलीट करना था, एलिमेंट डिलीट करना था, तो पॉप, डेल, रिमूव मेथड का यूज करते थे। यहाँ भी वैसी कुछ मेथड्स होती हैं, डेल स्टेटमेंट, गेट मेथड, गेट आइटम, या ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ पे यदि आपको किसी आइटम को रिमूव करना है तो उसके लिए आप जिस मेथड का यूज करते हो वो है डेल। ध्यान रखना, लिस्ट में भी डेल मेथड होती है, डिक्शनरी में भी डेल मेथड होती है, जिसके थ्रू डेल स्टेटमेंट होता है। एक्चुअली फंक्शंस के आगे ये पैरेंथेसिस लगता है, बट डेल के आगे नहीं लगता है ना। तो डेल एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके थ्रू आप लिस्ट और डिक्शनरी दोनों में से आइटम्स को, एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो। ओके, 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रेज एन एरर।
अब आपको बताना यहाँ पे ऑप्शंस में से कौन सा एरर रेज करेगा। इफ द गिवन की इज नॉट फाउंड इन द डिक्शनरी, यदि डिक्शनरी में जिस की को आप एक्सेस करने वाले हैं और वो की है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो किस टाइप की एरर यहाँ पर आएगी? डेल स्टेटमेंट, पॉप, गेट आइटम या ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ जो एरर आने वाली है वो होगी आपकी डेल स्टेटमेंट, मतलब की डिलीट हो चुकी है, लाइक दिस, इस टाइप की कोई एरर जनरेट होगी जब की एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके 31st, Which of the following is correct with respect to above Python code? कोड आपके सामने है, अब डिक्शनरी के कोड बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। इस कोड को देख के आपको बताना है क्या कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डिक्शनरी में डी नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट है जिसमें आपको क्या दिख रहा है, जिसमें आपको दो की वैल्यू पेयर दिख रहे हैं। पहला की वैल्यू पेयर तो ये है आपका, ठीक है, कॉमा लगा रही हूँ मैं, इसके बाद नीचे लिख देती हूँ, और दूसरा की वैल्यू पेयर आपका ये है, ठीक है, और यहाँ डिक्शनरी एंड है। क्या है पहला की वैल्यू पेयर? ये हो गई की, और वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर 3 और 7। की है ए और बी, और वैल्यू क्या है इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 और 7, ऐसे की वैल्यू पेयर मेंशन है। सो अब इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान से पढ़ के आंसर सही टिक करना है। अ डिक्शनरी डी इज क्रिएटेड, ए एंड बी आर द कीज ऑफ डिक्शनरी डी, 3 and 7 आर द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी डी, ऑल ऑफ दिस। सो जैसे कि मैंने अभी डिक्शनरी आपको समझाया कि डी नाम की एक डिक्शनरी आपने क्रिएट की है जिसमें ए और बी क्या है, कीज हैं, और 3 और 7 क्या है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यूज हैं। सो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे एक डी नाम की डिक्शनरी क्रिएट हुई है जिसमें ए और बी क्या है, कीज है, और 3 और 7 क्या है, वैल्यूज हैं डी डिक्शनरी की। सो डी दैट इज ऑल ऑफ दिस आर द करेक्ट आंसर। ओके 32, व्हाट वुड द फॉलोइंग कोड प्रिंट? ये कोड ध्यान से आपको देखना है और बताना है कि इसका क्या आउटपुट आएगा, ठीक है, क्या प्रिंट करेगा बेसिकली ये कोड। तो D इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है स्प्रिंग ऑटम, ऑटम फॉल, फॉल स्प्रिंग, और प्रिंट करवाया है D ऑफ ऑटम। मतलब बहुत ध्यान से समझना क्या लिखा है, एक D नाम की क्या है डिक्शनरी है जिसमें कीज क्या है, D नाम की डिक्शनरी में कीज है आपकी स्प्रिंग जिसकी वैल्यू क्या है, ऑटम, ठीक है, वैल्यूज क्या दी हुई है आप ध्यान से देखो, ऑटम। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की है ऑटम, ठीक है, नेक्स्ट की है ऑटम जिसकी वैल्यू क्या है, फॉल। नेक्स्ट की है फॉल जिसकी वैल्यू क्या है, स्प्रिंग, जिसकी वैल्यू क्या है, स्प्रिंग, ये ऐसे, ठीक है, स्प्रिंग। तो ये हो गए आपके की वैल्यू पेयर, ये कीज है और इधर ये आपको वैल्यूज दिख रही है जिस हिसाब से क्रिएटेड है। आप प्रिंट क्या करवाना है आपको प्रिंट करवाना है डी ऑफ ऑटम, ठीक है। ऑटम यहां पर किसको रिफर कर रहा है, ये ऑटम यहां पर जो लिखा हुआ है ये किसको रिफर कर रहा है, आप डिक्शनरी के ऑटम नाम की को, डिक्शनरी के ऑटम नाम की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो की में ऑटम कहाँ है, ये है, और इसकी वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो दैट इज फॉल। तो क्या प्रिंट होना चाहिए ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग, इस प्रिंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉल प्रिंट होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में जब आप वैल्यूज को एक्सेस करने वाले होते हो, डिक्शनरी की किसी वैल्यू को आपको एक्सेस करना है, तो हम बिल्कुल लिस्ट के फॉर्मेट में ही, ठीक है, लिस्ट के फॉर्मेट में ही आप वैल्यू को मेंशन करते हो। तो यहाँ पे इंडेक्स की जगह क्या आ जाता है, की वैल्यू आप लिख देते हो, की के अकॉर्डिंग ही वैल्यू को एक्सेस करोगे। तो की बात हो रही है, जहां ऑटम नाम की मिलेगी उसकी वैल्यू फॉल है। सो करेक्ट आंसर आपका होगा बी, दैट इज फॉल। आ गई बात समझ में? कौन सी की वैल्यू पेयर सिलेक्ट होंगे, यहाँ पे जो सिलेक्ट होंगे ये वाले की वैल्यू पेयर सिलेक्ट होंगे इस पर्टिकुलर प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। समझ में आ गया? अच्छे से गलत मत करके आना यहाँ ऐसा मत सोचना कि स्प्रिंग करेक्ट करके आ जाओ, ठीक है। की पूछा है हमेशा डी डिक्शनरी और स्क्वायर ब्रैकेट में की के अकॉर्डिंग ही आप वैल्यू को एक्सेस करोगे, जैसे कि लिस्ट में इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू को एक्सेस करते हैं। 33, What is printed by the following statements? देखो बहुत आराम से पढ़ना, क्वेश्चन एग्जाम में भी आए, कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से करके आओगे, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, D1 नाम की एक डिक्शनरी है, इस तरीके से मैं लिख देती हूँ, D1 नाम की एक डिक्शनरी है जिसमें की और वैल्यू पेयर्स हैं, ठीक है। अब की क्या दी हुई है, ध्यान से देखो भाई, की दी हुई है आपको पहली कैट, दूसरा डॉग, एलिफेंट और बियर। ओके ये 4 एनिमल्स हैं जो कि की बने हुए हैं,
क्लियर। अब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या दी हुई है, 12, 6, 23, 20, 12, 6, 23 और 20। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि डिक्शनरी है और ये उसके की वैल्यू पेयर हमें गिवन दिए हुए हैं। आगे प्रिंट क्या करवाया है, प्रिंट देखो भाई, स्टेटमेंट देखो, ये इसके अकॉर्डिंग ही आंसर आपको बताना है। प्रिंट करवाया हुआ है डॉग इन D1, क्या करवाया है प्रिंट, डॉग नाम का जहां की मिलेगा, ये डॉग क्या है, की है, इन D1, D1 में डॉग किस पोजीशन पर है, क्या D1 में डॉग प्रेजेंट है, D1 नाम की जो डिक्शनरी है उसमें डॉग नाम की क्या कोई की प्रेजेंट कर रही है। ये इन ऑपरेटर क्या है, एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन क्या है, एक मेंबरशिप ऑपरेटर है जो ट्रू फॉल्स में आपको आंसर रिटर्न करता है। ठीक है, तो इन ऑपरेटर की मदद से क्या प्रिंट होगा आपके पास में, आंसर ट्रू या फॉल्स में प्रिंट होगा कि D1 नाम की डिक्शनरी में इस डॉग नाम की क्या की प्रेजेंट है। तो हमने D1 नाम की डिक्शनरी में की देखी, कैट है, डॉग है, यस डॉग नाम की डिक्शनरी प्रेजेंट है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ट्रू, फॉल्स, एरर या नन। सो ऑब्वियस डॉग नाम की डिक्शनरी में आपको डॉग नाम की दिख रही है, सो आंसर होगा आपका ट्रू। आगे बात समझ में, कैसे प्रिंट करवाया यहाँ पे, इन ऑपरेटर की मदद से, एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर आपको ट्रू फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। ऐसे नॉट इन भी होता है, यदि यहाँ पर नॉट इन होता, क्या होता, नॉट इन, इसी क्वेश्चन में यदि आपसे इस तरीके से नॉट इन पूछा जाता तब आंसर क्या हो जाता आपका यहाँ पर फॉल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या D1 नाम के डिक्शनरी में डॉग नाम की नहीं है प्रेजेंट, प्रेजेंट है तो फॉल्स। कंफ्यूज तो नहीं हुए, समझ में आ गया। इन और नॉट इन दो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं जो कि की के अकॉर्डिंग वैल्यू को या की प्रेजेंस को ट्रू फॉल्स में आंसर रिटर्न करते हैं। क्लियर, सो बुलियन टाइप वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी ट्रू फॉल्स। क्लियर, नाउ नेक्स्ट 34, व्हाट इज प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन वही डिक्शनरी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, डिक्शनरी D1, इसकी की और वैल्यू पेयर देख लो। अगेन मैं लिख देती हूँ फिर से ही ताकि आपको क्लियर हो जाए, कैट, डॉग, एलिफेंट और बियर। ठीक है, ये हो गए आपके की वैल्यू, की और इनकी वैल्यू अगेन 12, 6, 23 और 20। ओके डन, ये की वैल्यू पेयर होगा डिक्शनरी के। ठीक, आगे देखो प्रिंट क्या करवाना है। अब प्रिंट करवाना है आपको यहाँ पर 25 इन D1। ये D1 नाम की जो डिक्शनरी है आपकी, इस डिक्शनरी में क्या 25 वैल्यू दिख रही है आपको। 25 की सर्चिंग होती है, ऑब्वियस वैल्यू तो सर्च नहीं हो रही, की सर्च होगी। 25 नाम की क्या आपको यहाँ पर की प्रेजेंट दिख रही है, जबकि की कैट, डॉग, एलिफेंट, बियर है। 25 की है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, दैट इज फॉल्स। क्यों, समझ में आ रही है मेरी बात। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में की पूछी थी, यहाँ पर डॉग लिखा हुआ था और वो प्रेजेंट थी की, तो ट्रू रिटर्न हुआ था। अब 25 यहाँ वैल्यू सर्च नहीं हो रही, ध्यान रखना। इन ऑपरेटर डिक्शनरी में की के अकॉर्डिंग सर्चिंग करता है, की के अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग होती है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 25 नाम की क्या की दिख रही है आपको, कहीं पे नहीं है ना, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो क्या रिटर्न होगा आपको, फॉल्स रिटर्न होगा। समझ में आया। दोनों क्वेश्चन इस पर बेस्ड जो अभी हमने देखे 33 और 34 दोनों समझ में आए ना, क्लियर। नाउ 35th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। कोड आपके सामने है, यहाँ पे आपको बताना है इसका क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको क्या कर लेना है, कोड देख लेना है। D1 नाम की एक डिक्शनरी है जिसमें की और वैल्यू पेयर आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या कीज दिख रही है आपको, ABC। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं DEF और GHI, डन। ये 3 की है और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 5, 6 और 7। ओके, समझ में आ गया। प्रिंट D1 ऑफ 0। अब देखो क्या प्रिंट करने को बोल दिया, प्रिंट, ओके, प्रिंट फंक्शन के थ्रू आपको D1 डिक्शनरी के 0 पोजीशन को एक्सेस करना है। क्या बताया मैंने अभी तक कि डिक्शनरी के की के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं। क्या 0 नाम का कोई की आपको यहाँ पे दिख रहा है, नहीं है ना। की यहाँ पर सारी कैसे है, स्ट्रिंग में है, ABC, DEF, GHI, और 0 तो इंडेक्स होता है जो हमने लिस्ट में देखा है, और यहाँ पर इंडेक्सिंग जैसा कुछ भी लॉजिक नहीं होता डिक्शनरी में। डिक्शनरी में की के अकॉर्डिंग आप वैल्यू को एक्सेस करते हो और 0 नाम की कोई की एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे ABC होगा या 5 आ जाएगा, या ABC 5 आएगा या एरर आएगी। सो 0 नाम की कोई की एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इस तरीके का कोई इंडेक्स यहाँ पर होता ही नहीं है, सो जनरेट होगी यहाँ पे एक एरर। ओके, समझ में आ गई बात। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और वही यदि यहाँ पर D1 ऑफ ABC, DEF, GHI पूछा जाता तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज 5 बता सकते थे। ओके, नाउ
नेक्स्ट 36th क्वेश्चन, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड डू। कोड आपके सामने है और बताना इसका क्या आंसर होगा। ध्यान से देखो, डिक्ट नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट की हुई है। डिक्ट नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट है जिसमें की क्या है, कीज मैं लिख दे रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, है ना, दिख रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश। 94, 70, 82, 95, 94, 70, 82, 95, ये हो गई आपकी कीज और ये हो गई वैल्यूज। ठीक है, इतना समझ में आ गया मैम, यहां तक पूरा कोड। आगे देखो क्या लिखा है, डिक्ट डॉट अपडेट मैथड। क्या लिखा है, डिक्ट डॉट अपडेट। ये जो अपडेट मैथड है इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है डिक्शनरी में जो की वैल्यू पेयर है उनको आप चेंज कर सकते हो, उसको आप किसी भी वैल्यू के साथ अपडेट करवा सकते हो। ठीक है, सो डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, हमने देखा है, पढ़ा है अभी। इसका एक फीचर होता है म्यूटेबल, मतलब आप वैल्यूज को चेंज करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपको डिक्शनरी में अपडेशन करना है। क्या अपडेशन करना है, केमिस्ट्री नाम की जहाँ पे की है CHE, उसकी वैल्यू को 72 सेट करना है। मतलब ये जो केमिस्ट्री नाम की की आपको कहाँ दिख रही है, आपको ये जो केमिस्ट्री नाम की यहाँ पे दिख रही है, इसकी वैल्यू 70 है, इसको अपडेट करना है आपको 72 से। हमने अपडेट मेथड में ये लिखा है। और बायो नाम की जो की है उसको 80 से अपडेट कर देना है। तो बायो नाम की क्या है, ये है, और यहाँ पे 82 है, इसको 80 से अपडेट कर देना है। क्या अपडेट मेथड यही काम करती है ना, अब ऑब्वियस करती है। अपडेट मेथड का काम होता है कि आप डिक्शनरी की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इट्स की, उसके की के अकॉर्डिंग ही आप वैल्यू को चेंज करवा सकते हो, जैसे की के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। सो ऑप्शंस पढ़ लें, इट विल क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी। क्या एक अपडेट मेथड के थ्रू एक नई डिक्शनरी क्रिएट होगी जिसमें केमिस्ट्री और बायो की दो अलग से की वैल्यू पेयर होंगे, या इट विल थ्रो एन एरर एज डिक्शनरी कैन नॉट बी अपडेटेड, या डिक्शनरी अपडेट नहीं होगी अपडेट मेथड के थ्रू और एक एरर जनरेट होगी, या फिर इट विल सिंपली अपडेट द डिक्शनरी एज डिक्ट, फिजिक्स 94, केमिस्ट्री 72, बायो 80, इंग्लिश 95। या फिर यहाँ पे एक सिंपल अपडेट हो जाने वाली है जो डिक्शनरी डिक्ट नाम की, जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो मार्क्स हैं वो 72 और 80 सेट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो है वो एज इट इज रहेंगे। या फिर इट विल नॉट थ्रो एनी एरर बट इट विल नॉट डू एनी चेंजेस इन द डिक्ट। यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आएगी और कोई चेंजेस भी नहीं होंगे। सो जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि अपडेट मेथड के थ्रू चेंजेस होते हैं, बट आपको की मेंशन करना जरूरी है। जिस की के अकॉर्डिंग आप चेंजेस करवाना चाहते हो डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं टाइम, बिल्कुल वैसे ही आपको की वैल्यू पेयर को लिखना है अपडेट मेथड में। सो C इज द करेक्ट आंसर, ओके, जिसमें सिंपली चेंजेस अपडेट हो जाएंगे डिक्शनरी में। ओके, सो अपडेट मेथड का काम समझ में आ गया यहाँ से। ओके, नाउ नेक्स्ट 37th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखो भाई, कोड दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ना, पहले एग्जाम में भी आए तो बहुत अच्छे से कोड को पहले पढ़ना फिर आंसर करना। क्या लिखा हुआ है, डिक्ट, इसमें दो कीज हैं, दो वैल्यूज हैं। ठीक है, डिक्ट नाम की एक डिक्शनरी है जिसमें दो की हैं, जो और रा, 1 और 2 इनकी वैल्यू है। ये हमें समझ में आ गया, क्लियर। अब आगे पढ़ो, क्या लिखा है, डिक्ट अपडेट। क्या लिखा है, डिक्ट अपडेट। अपडेट मेथड के अंदर आपको यहाँ पर डिक्शनरी को अपडेट करना है, और अपडेट के अंदर आपको दिख रहा है PH:2। क्या दिख रहा है, PH:2, मतलब कहीं ना कहीं इस वाले की वैल्यू पेयर को आपको ऐड करना है डिक्शनरी में और फिर प्रिंट करवाया है डिक्ट। तो इस मेथड से क्या हो जाएगा, एक PH नाम का की ऐड हो जाएगा और उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। राइट, समझ में आ गया। सो आउटपुट क्या होगा, ए, जिसमें जो रा PH करके आपकी वैल्यूज दिख रही हैं 1 2 2, या फिर बी, जिसमें जो रा दो एग्जिस्टिंग जो डिक्शनरी थी बस वही शो हो रही है, या फिर सी, रा एलिमिनेट हो गया और PH वाली वैल्यू आपको दिख रही है, या फिर कोई एरर। सो यहाँ पे हमने जैसे समझा कि अपडेट मेथड की मदद से ये वाला की और वैल्यू पेयर भी इस डिक्शनरी में और ऐड हो गया, तो डिक्शनरी हमारी अपडेट हो गई। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब अपडेशन की मदद से जो नई डिक्शनरी इस डिक्ट 1 में जो चेंजेस हुए उसके अकॉर्डिंग 3 की और 3 पेयर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो ओल्ड डिक्शनरी थी उसमें 2 की वैल्यू पेयर थे, अपडेशन की मदद से 3 की वैल्यू पेयर हो गए। ओके, 38th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिलीट की वैल्यू पेयर फॉर की टाइगर इन डिक्शनरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिक्शनरी आपके सामने है, यहाँ पर आपको इस डिक्शनरी में से टाइगर नाम की जो की है उस पर्टिकुलर की वैल्यू पूरे पेयर को डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए हम डेल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ये अभी हमने समझा।
डिक्शनरी में भी और लिस्ट में भी। हालांकि लिस्ट में तो रिमूव पॉप मेथड्स भी होती हैं, है ना। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरा की वैल्यू पेयर एलिमिनेट करना है, डिलीट करना है, ठीक है। कौन सा ये भी बताएं यहाँ पे, जहाँ पे की क्या है, टाइगर है। तो डिक्शनरी आपकी क्या है, DI नाम की डिक्शनरी है जिसमें लायन, टाइगर, ओके, और क्या है उसके बाद केट और डॉग, ये 4 कीज है। और वैल्यूज इनके अकॉर्डिंग वाइल्ड, डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक, ठीक है, यही कोड लिखा हुआ है। अब आपको जो की वैल्यू पेयर डिलीट करना है उसकी की ये है, ये पूरा की वैल्यू पेयर इस डिक्शनरी से डिलीट करना है। तो इसके लिए आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, जो स्टेटमेंट आपको ऑप्शंस में से दिख रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है डेल स्टेटमेंट, DI डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की का नाम लिख दिया है। दूसरा देखो DI और आपको अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम लिखा है, डॉट डिलीट मेथड, डिलीट, फिर सेम इसी तरीके से डेल, डेल में मेथड के अंदर आपको ये चीज लिखी हुई है। देखो ये दोनों तो यहीं पे रॉन्ग होगा क्योंकि डिलीट करके कुछ भी नहीं होता है। डेल स्टेटमेंट की मदद से आप डिलीट कर पाओगे, तो इन दोनों में से कौन सा डेल स्टेटमेंट सही है। डेल एक स्टेटमेंट है, मेथड होता तो अपन इस तरीके से पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे देखो मेथड के फॉर्मेट में बताया हुआ है, सो ये रॉन्ग, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए। समझ में आ गया, क्या होगा करेक्ट आंसर ए। देखो क्लियर। नाउ 39 क्वेश्चन, which of the following will give error if D1 is shown as below। देखो आपको बताना है, यदि D1 आपको इस तरीके की डिक्शनरी दी हुई है तो जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट एरर शो करेगा। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि आपको एक डिक्शनरी दी हुई है, फिर आपको स्टेटमेंट कोड ही ऑप्शंस में दिए हुए, बताना है कि कौन सा कोड एरर जनरेट करेगा। तो डिक्शनरी D1 आपके सामने है जिसमें ABC 3 की है, 1 2 3 इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। लिखा हुआ है पहला कोड प्रिंट लेन ऑफ D1, प्रिंट के अंदर आपने लेंथ फंक्शन का यूज किया है जिसकी मदद से D1 की लेंथ प्रिंट हो जाएगी, है ना, ये समझ में आ रहा है हमको। बी देखो प्रिंट D1 डॉट गेट, है ना, क्या लिखा है D1 डॉट गेट बी, बी के की वैल्यू, बी जो की है उसकी आप वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हो। D1 ऑफ डबल इन्वर्टेड में ए की को एक्सेस किया है इज इक्वल्स टू 5, ए की के वैल्यू को आप यहाँ चेंज करने वाले हो। ए की वैल्यू यहाँ 1 है, इसके थ्रू आप यहाँ पे वैल्यू 5 असाइन करने वाले हो। सो कुल मिला के तीनों ही सही लग रही हैं, तीनों में कोई एरर जनरेट नहीं होगी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा डी, दैट इज नन ऑफ दिस। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्यों करेक्ट है ये तीनों स्टेटमेंट, क्योंकि इन तीनों स्टेटमेंट के थ्रू आपको कुछ ना कुछ रिटर्न हो रहा है और सब सही तरीके से लिखे हैं। पहले में आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा है प्रिंट, क्या लिखा है प्रिंट फंक्शन में लेन ऑफ D1, तो D1 की लेंथ रिटर्न होगी। D1 की लेंथ क्या है 1 2 3 3 की है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर में 3 रिटर्न हो जाएगा। दूसरे में देखो गेट मेथड का यूज किया है। गेट मेथड अगेन आप यहाँ बहुत ध्यान से देखो कि आपको की के अकॉर्डिंग D1 की वैल्यू चाहिए, तो बी के अकॉर्डिंग की, इस बी की वैल्यू क्या थी 2, तो ये आपको 2 रिटर्न करके देगा। और यहाँ पे देखो आप अपडेट कर रहे हो वैल्यू को, D1 में आप ए की वैल्यू को 5 सेट करने वाले हो, तो अब ये अपडेट होकर 5 हो जाएगी। ओके, सो होप आपको ये चीज समझ में आ रही है ना। सो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं और तीनों में कोई भी एरर जनरेट नहीं होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना था कि ऑप्शंस में से अकॉर्डिंग टू दिस डिक्शनरी कौन सा स्टेटमेंट एरर जनरेट करेगा, किसमें आपको एरर दिखेगी। सो हमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं, तीनों में कोई एरर नहीं है। सो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टैंड ऑल दी MCQs जो हमने आज वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरी आपका जो चैप्टर 4 है उसके डिस्कस कर लिए। अब आपके पास अवेलेबल है चैप्टर नंबर 1 to 4 सभी चैप्टर्स के, पूरे चारों चैप्टर्स के MCQs, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो, राइट। क्योंकि MCQs ऐसा पार्ट होता है जो आपको एग्जाम के जो आपके मार्क्स है उसको स्कोर करने में हेल्प करता है। यदि आपने एकदम सही आंसर कर दिया तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स अच्छे हो सकते हैं, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K12 बल्कि आपको प्रोवाइड करता है CBSE, NTSE, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, CBSE, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। सारे वीडियो लेक्चर्स को आप ना सिर्फ YouTube बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट से या फिर आप प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। कहीं किसी तरीके का कोई पेमेंट नहीं करना है।
और अब तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब यदि आप चाहते हो कि जितने भी वीडियोस आपके साथ में यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं इन्हें आप बुक्स ई बुक्स के फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सैम्पल पेपर्स की बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट या इसी तरीके से एमसीक्यूज आपको किसी एक बुक में कंप्लीटली मिल जाए, सो वो सभी पॉसिबल किया है मैग्नेट ब्रेन्स ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्या करोगे इसके लिए, आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगी बुक से रिलेटेड, उस पर क्लिक करना, आपको एक गूगल फॉर्म दिखेगा, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट की बुक या कोई स्पेशल बुकलेट चाहिए फॉर्म फिल कर देना, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिनिश हुआ है वीडियो, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। सो डोंट मिस द वीडियो, क्योंकि आपके एमसीक्यूज के थ्रू ही आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है, ये बात मान के चलो, और कहीं ना कहीं आपका पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो रहा है अगेन, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।